आइए सुनते हैं लेखिका हुस्न तबस्सुम नेहा की लिखी कहानी नीले पंखों वाली लड़कियां। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। लड़कियां बड़ी हो रही हैं, बड़ी होते हुए वे हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं, गुनगुना रही हैं, उन्मुक्त होकर दौड़ रही हैं, जैसे बेवक्त आगे निकलकर पाला छू लेना चाहती हों। प्रेम पत्र लिख रही हैं, पढ़ने की मेज पे वे सबकी नजर बचाकर कुछ पढ़ लेती हैं, फिर सुर्ख कलियों सी मंद मंद मुस्कुराती हैं। छत पे पतंगे उन्हें चूम चूम कर उड़ जाती हैं। वे हवाओं में चुनरियां लहरा देती हैं। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, आसमान छूने की फिराक में वे बादलों की सवारी कर रही हैं। बेतहाशा दौड़ रही हैं, घर छोड़ छोड़ भाग रही हैं, भागी ही जा रही हैं। वे पकड़ में नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। उन्हें मालूम है वे भागती रहेंगी, लेकिन इसी भागते रहने के लिए वे भाग रही हैं, निर्भय, निशंक, निशब्द। रजिया का पैर थप से कीचड़ से भरे गड्ढे में धंस गया। उसने छीछी की मुद्रा में मुंह बनाया, फिर झटके से पैर को खींचा और सूखी जमीन पर रगड़ने लगी। हर कौंट से रगड़कर जब थोड़ा आश्वस्त हुई, तो पैर में चप्पल डालकर कुछ फासले पर लगे शीशम के नीचे जा बैठी और चहुं दिशाएं टटोलने लगी। कहाँ चला गया? ट्रेन का वक्त तो हो गया। वो कभी घड़ी देखती, कभी मोबाइल पर खटपट करने लगती। मोबाइल पर एक कांटेदार आवाज उभर आती। इस समय उपभोक्ता के नंबर पर कॉल संभव नहीं है, कृपया। तो वह झुंझला जाती। हम्म, झुट्टी कहीं की। फिर रिडायल होता, फिर वही जनानी आवाज में उत्तर। उसने सिर थाम लिया। अब क्या होगा? चलो स्टेशन ही चलकर देखते हैं, शायद वहीं बैठा हो। मोबाइल तो खैर ऐसे मौकों पर दगा दे ही जाते हैं। नेटवर्क की घोर समस्या, चौबीसों घंटे। सांझ का अंधेरा गहराने लगा था। वह लंबे कदमों से स्टेशन की तरफ बढ़ गई, किंतु कहाँ। स्टेशन पर पहुंचकर भी वह जैसे खोए हुए बच्चे की तरह इधर उधर भीड़ में झांकती रही। कहाँ चला गया? कहाँ गया? चलो तब तक टिकट ही ले लेती हूँ। मगर निगाहें यहाँ वहां दौड़ रही थी। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? ट्रेन आकर चली गई तो? हाँ मैडम, कहाँ का टिकट चाहिए? जी, जी। ये तो सोचा ही नहीं था। वो बौखला गई। बाबू की हथेली से पैसा उठाकर वह लाइन में अलग हो गई। बाबू व लोगों की निकृष्ट निगाहें उसे घूरती रहीं। वह पुनः प्लेटफॉर्म पर जाकर दूर शौचालय के समीप वाली सीट पर आंखें बंद करके बैठ गई। साथ में जो बैग था उसे सीने से लगाकर भींच लिया। अब तो उसे घर के लोग ढूंढने चल पड़े होंगे। कितना लंबा चौड़ा 21 पन्ने का खत लिखकर आई थी वह। अच्छा सा लेक्चर पिलाकर आई थी घर वालों को। ये भी लिख दिया था कि उसे कोई तलाश ना करे। आज तो सिर्फ शरीर से जा रही हूँ, वरना तो बहुत पहले जा चुकी हूँ। दुनिया की आंखों से ओझल हो चुकी हूँ। किसी को मेरी जरूरत नहीं। मैं खुद घर से अजनबी सी फिरती हूँ। पिता के ही आंगन में पराई पराई। लड़की की जात तो पैदाइश ही अजाब। नौकरी के लिए जब भी अप्लाई किया, नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे। अब्बू ने साफ कर दिया। शादी? बड़ी फूफी के बेटे से। कितना माना हुआ बिजनेसमैन है, मोटर गाड़ी, बंगला, ऐशो इशरत। लोग समझते क्यों नहीं? वह सन्नाटे में थी। प्यार हमें करना है, शादी भी हमें ही करनी है। बीच में ये कौन होते हैं हुक्म बघाड़ने वाले? जबरदस्ती शादी हो सकती है, जबरदस्ती प्यार थोड़े ही हो सकता है। जिससे वे कहें उसी से शादी। ये कौन सी तानाशाही है? क्या ये सब करने से होता है? ये तो खुद ब खुद होने की चीज है। रानी ने हार मान ली थी। उसका क्या हश्र हुआ? अशरफ कितना चाहता था उसे, कैसे महंगे महंगे तोहफे भिजवाया करता था। जब रानी बीमार हुई तो अशरफ तो बिल्ला गया था। कैसे रो रो के उसकी सेहत याबी की दुआएं किए जा रहा था। तब कितना रश्क हुआ था रानी की किस्मत पर। भई आशिक हो तो ऐसा। किंतु वो रश्क, रश्क रहा कहाँ? छू मंतर। रानी के बाबा ने साफ मना कर दिया, नीची जाति में शादी नहीं होगी। जाना है तो मेरी लाश पे चल कर जाओ। हफ्ता 10 दिन बाद ही हाथ पांव छान कर जबरन उसका निकाह खानदान में ही स्मिता में पड़वा दिया गया। वह सीने पे पत्थर लिए चली गई, जहां आबिद के धक्के मुक्के लात भूंसे उसका इंतजार कर रहे थे।
वह लाश बनकर रह गई। अब जनाजा निकलना बाकी था, दफनाया जाना था। एक रोज अशरफ उसके दरवाजे पर ही आत्मदाह कर गया। आबिद खौल गया। रानी को उस रोज दूना पीटा। वह पिटी पिटाई भीतर ही भीतर हुलसती रही। फिर एक दिन सुना गया कि वह आबिद को जहरा के खुद भी जहर खा के अल्लाह को प्यारी हो गई। आखिरी वक्त सही, मगर ये काम उसने अच्छा किया। सिर्फ वही जाती तो कल कोई दूसरी रानी आकर उसके लात घूंसे झेलती। अच्छा हुआ कि शैतान को साथ लेती गई। मगर ये क्यों? ये कैसी कैद? ये कैसी बंदिश है? कैसी रिवायत है? किस धर्म ने कहा कि विवाह अपने ही धर्म और अपनी ही जाति में करो? किस किताब में लिखा है कि अंसारी अंसारी में ही जाए, या मुसलमान मुसलमान में ही और हिंदू हिंदू में? रानी अलबत्ता कुत्ते की मौत मरी, मगर उसके अब्बू को तो राहत मिली। मगर इस राहत का मतलब? उससे गनीमत तो रही शीबा। थोड़ी सी हिम्मत कर ली और आज चांद तारे आदल बादल सब बाहों में भरे बैठी है। आसमान की मलिका है वह, पूरे जहान की शहजादी। तौसीफ नद्दाफ था, शीबा सैयद। बिल्कुल आग और पानी, जमीन आसमान का फर्क, सदी सदी का फासला। दोनों जमीन आसमान से। जामुन सा तौसीफ, फालसा सी शीबा। करौंदों से खट्टे लोग, दांतों के नीचे उंगलियां। शीबा ने क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा? तौसीफ की गुलाबी आवाज, क्या गाता है, क्या हंसता है, क्या बोलता है? शीबा खुश तो सब खुश, दुनिया खुश। अड़ियल समाज को ठेंगा दिखाना ही मुनासिब है। ख्वाम ख्वाब ही तो। अलबत्ता उसके पैरों में बिगत फंस फंस जाता। मगर तौसीफ की जानिसारी सातवें आसमान पर ले जाती। जिस दिन तौसीफ के साथ भागी, अम्मा ने खूब पुकारा, शीबा, अरे ओ शीबा। शीबा हो तब ना। मूसलाधार बारिश में भीगती भागती पंजों के बल वो उड़ गई। अम्मा की आवाज गूंज रही थी, ये भागी हुई लड़कियां ना पंखियों जैसी होती हैं, जाने कहां कहां से उड़ाती हैं, फिर चिराग की लौ पे थिरकती हुई मर मिटती हैं। सब सहेलियों के घर छाने गए, शहर खंगाला गया, मगर शीबा के नक्शे पा तक न दिखाई पड़े कहीं। शीबा तो कलकत्ते में थी। शीबा पर कौड़े बरसाने वाले भाई, कोसते रहने वाले अब्बा, झगड़ालू भाभियां और झकने वाली अम्मा अपनी झूठी इज्जत की हजामत बन जाने की शिकायत लिए मातम ज़दा थी। सभी इरादा रखते थे, शीबा कैसे भी एक बार तो आ जाए सामने। भाई मुट्ठी भींच रहे थे, कोई एक बार, बस एक बार उसे सामने ले आए। हालपुरसी में शीबा के घर गई। वह मन ही मन शीबा को शाबाशी देती, सूर पढ़ पढ़ खुदा से कहे जा रही थी, शीबा को वापस न भेजना, शीबा को वापस न भेजना अल्लाह। तभी उसके मोबाइल पर शीबा का नंबर चमका था। उसका जी उछाल भरने लगा। कोई जान ना जाए कि शीबा कॉल कर रही है। उसने टप से स्विच ऑफ कर दिया था और उल्टी सीधी भागी। शीबा की अम्मा तो कह रही थी कि उसके मोबाइल का स्विच ऑफ है, भागो वरना खैर नहीं। जाते जाते वह सबको सबकी औकात बता गई थी, खूब लंबा सा खत लिखकर। आज आज वह भी वही कदम उठाते नहीं झिझकी थी। क्यों सही जाए किसी की धौंस? कल रानी की तरह कुत्ते की मौत मरूंगी तो कौन सामने आएगा? अम्मा, अब्बा, भाई भौजाई या पड़ोसी? कोई भी नहीं। इनकी झूठी शानो शौकत पर खुद को बलि क्यों चढ़ाऊं? क्यों निछावर करूं अपनी फूल सी जिंदगी? क्यों न मैं शिवा वाला रास्ता अपनाऊं? अपनी जिंदगी बचाऊं, मोहब्बत की आबरू रखूं, वफाओं पे मर मिटने वाले अपने अजदाद को शर्मिंदा न होने दूं, उनका मुंह उजाला करूं। सहसा खसर पसर की आवाज पर आंखें खुल गईं। सामने एक बंदर अजीब अजीब मुद्रा बनाए जैसे उसे चिढ़ा रहा था। कभी जांग खुजाने लगता, कभी बगल। उसने घिनाकर उधर मुंह फेर लिया। फिर सयास घर का हो हल्ला जेहन पर छाने लगा। अब तक उसका लंबा चौड़ा खत 3-4 बार या कई बार पढ़ा जा चुका होगा। अम्मा छाती पीट रही होंगी, अब्बा अम्मा को नई नई आविष्कृत गालियां दे रहे होंगे, भाई गुस्से में मुट्ठियां बीच रहे होंगे। मिल जाए तो खा डालूं, खाला ने सुझाया होगा। तलाश कर चाकू से गोद डालो, फिर बोरे में भरकर नदी में बहा आओ। हिश! लानत है उस जगह पर जहां खुशियां मनाने पर बंदिशें हों, जहां सांसें पूछ पूछ कर लेनी पड़ती हों। हर बात के लिए इजाजतनामा पेश करो, हर बार उसे ठुकरा दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूं।
क्या मिलता वहां? सिर्फ लड़की होने के दंश। हाय लड़की, लड़की ना हुई मेहतरानी हो गई। मैं तो जा रही हूँ हिंदू के साथ। 56 छुरियां चलेंगी, हिंदू मुस्लिम जंग छिड़ेगी मेरी बला से। सब उल्लू हैं। बेवकूफों की दुनिया थोड़ी ही बसाई जाती है। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। गुलमोहर कैसा मुस्करा रहा है, जैसे आशीष दे रहा हो, सीने से लगा रहा हो। अब यह शहर छूट के रहेगा, छूटेगा छूटेगा छूटेगा। छूटने दो। हाँ नहीं तो। आंखों पे झप से पर्दा गिरा। आउच। धड़कनें पंचक्की हो गईं। ये क्या? दांत भिज गए। कहीं भाईजान तो नहीं? कहीं अब्बा तो नहीं? आंखों पर रखी हथेली कसती जा रही थी। वह हाँफे कि हाँफे ना, कि होठों से दो फूल चिपक गए। हाय रोहित, इतनी देर। सामने चांद मुस्कुरा रहा था। चलोगे ना? मैं आ गई। रोहित की बांह थाम कर संभलती हुई खड़ी हुई कि बाजू से दो बुर्कानशी औरतें बड़बड़ाती हुई निकल गईं। अल्लाह जाने ये भागी हुई लड़कियां जाती कहाँ हैं कि लौटकर मिलती ही नहीं। वह डरकर रोहित के पीछे खिसक गई। कहा था ना बुर्का डाल के आना। अब क्या करूं? वो अपनी गलती स्वीकारती रोहित से चिपकती हुई बोली। कुछ नहीं, सिर ढककर भीड़ की तरफ से तिरछी होकर बैठ जाओ। फिर वो मोबाइल पर नंबर डायल करने लगा। हफीजा, मैं रोहित बोल रहा हूँ। रजिया मेरे साथ है। तुम ऐसा करो, जल्दी से कोई बुर्का लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। ध्यान रहे किसी को भनक ना लगे। यहाँ पहुंचते ही फोन करना। हाँ। हाँ रोहित। रजिया का मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें फाड़े देखती रह गई। ऐसे क्या देख रही हो? तुम बेवकूफी कर गई। आजकल 50% स्मगलर बुर्के का सहारा लेकर धन कमा रहे हैं, खासकर स्मगलर औरतें। कुछ भी हो यार, ये बुर्का बड़ी सेफ और कामयाब चीज है। चांद धीमे धीमे नीचे उतर रहा था। रात सितारों से भरी जा रही थी। ट्रेन का अता पता नहीं कि मोबाइल जीवंत हुआ। हाँ हफीजा, बोल रहा हूँ। शौचालय की तरफ। दाईं तरफ से हफीजा लंबे लंबे डग भरती चली आ रही थी। पास आकर इधर उधर चौकस निगाहों से देखा। लो, जल्दी पहन लो। 2 बार तुम्हारी अम्मी का फोन आ चुका है। बात फैल रही है। खैरियत समझो तो बस से निकल जाओ। बाथरूम में जाओ। बुर्का थामकर लंबे लंबे डग भरती हफीजा निगाहों से ओझल हो गई। जाते जाते रोहित के दाएं कान की तरफ झुककर इतना जरूर फुसफुसाई थी। रोहित भाई, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हुस्न तबस्सुम नेहा की लिखी कहानी नीले पंखों वाली लड़कियां।